आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह मुजान नाकिमे के मदद से उबुयाशी का ठिकाना ढूंढ लेता है और उसे मारने खुद चले जाता है। बट बिफोर ही किल देम, उबुयाशी के अपना प्लान एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें उसके फैमिली के साथ मुजान को भी ब्लास्ट होना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मरता, लेकिन उबुयाशी की कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई थी जिसे मुजान का रीजनरेशन पावर वीक हो जाता है। मुजान उससे पहले कुछ कर पाता, हाशिरास और तांजिरो उसे चारों तरफ घेर लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन नाकिमे तो वो सारे इन्फिनिटी कैसल में एंटर हो जाते हैं, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ डीमंस एंड अपर मून्स उन्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो एनिमे में आप यहाँ तक देख लिए होंगे, तांजिरो के साथ गियो भी था। गियो बताता है कि उसका पीछे एक डीमन है। जैसे ही तांजिरो देखता है, एक ही स्लैश में उसे काट देता है। लेकिन तांजिरो और गियो देखते हैं कि उनके पीछे कई सारे डीमंस पड़े हुए थे। ओबानाई और मित्सुरी एक साथ रहते हैं। जैसे ही वहाँ डीमंस आते हैं तो ओबानाई अपने ब्रीथिंग 5th फॉर्म से यूज़ करके सारे डीमंस को मारने लगता है और वो कहता है कि वो मित्सुरी से दूर ही रहे, जिसे सुनकर मित्सुरी बहुत ही खुश हो जाती है। स्टोन, हाशिरा, गियोमे और मियोचिरो डीमंस की तरफ जाने लगते हैं। गियोमे बोलता है कि यहाँ कई सारे लोअर डीमंस हैं जो कि कुछ प्लान कर रहे हैं। मियोचिरो कहता है कि मास्टर उबुयाशी उसे अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया, लेकिन मुजान उसके भाई और उसके मास्टर को भी मार दिया, जिसे वो एक पिता की तरह समझ रहा था। गियोमे को बहुत ही गुस्सा आता है। मियोचिरो कसम खाता है कि वह ज़रूर मुजान को जान से मार देगा। सारे हाशिरास गुस्से में थे। सेनामी अपने मास्टर मरने के बाद पूरी तरह पागल हो जाता है और वो सारे डीमंस को चीरने लगता है। इन उसके अकेले ही मज़े ले रहा था। वही हमारा थंडर गॉड ज़ेनिट्सु अपने मास्टर के कातिल को ढूंढकर आगे बढ़ता है। इन सब के बीच शिनोबु का मुलाकात अपर मून 2 डोमा से हो जाती है। शिनोबु देखती है कि डोमा ने कई सारे इंसानों को मार दिया था। डोमा शिनोबु से कहता है कि तुम बहुत स्वादिष्ट लग रही हो। वहाँ एक लड़की जिंदा थी, तो वो शिनोबु से मदद मांगती है। तो डोमा को गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिनोबु उसे बचा लेती है। लेकिन कोई फायदा नहीं, डोमा उसे 2 टुकड़ा कर देता है। शिनोबु का बहुत ही गुस्सा आता है और वो बताती है कि वो डीमन डोमा ही है जिसने उसकी बहन को मारा है। तो वो उस पर हमला करने लगती है। डोमा ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करके शिनोबु का अटैक को डॉज कर लेता है, पर शिनोबु का पॉइजन उसके शरीर में स्प्रेड होने लगता है। लेकिन डोमा बताता है कि वो उसका पॉइजन को डिकम्पोज कर लेगा। इसके बाद हमें डोमा के फ्लैशबैक्स दिखाते हैं। अपर मून्स के फ्लैशबैक्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल हम कहानी को आगे देखते हैं। शिनोबु उस पर वार करने लगती है, लेकिन डोमा उसे बहुत ही घायल कर देता है। गाइस, इसके बाद वो वक्त आता है जिसके लिए हमने इंतज़ार कर रहे थे, ज़ेनिट्सु वर्सेस काइगाकू। ज़ेनिट्सु कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यही हो। काइगाकू जो कि उसका सीनियर था, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। ज़ेनिट्सु रोते हुए कहता है कि उसकी वजह से उसके मास्टर सुसाइड कर लिया था, लेकिन काइगाकू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काइगाकू और ज़ेनिट्सु दोनों ही थंडर यूज़र हैं, तो काइगाकू अपना थंडर ब्रीथिंग 4th फॉर्म इस्तेमाल करने लगता है। बट गाइस, ज़ेनिट्सु विद इन द सेकेंड उसके शरीर को चीरने लगता है। बस इतना ही नहीं, वो कहता है टू स्लो ट्रैश। गाइस, दिस इज इनसेन मोमेंट, क्योंकि ज़ेनिट्सु पहली बार एक डीमन से इस तरह कह रहा है। तभी हमें काइगाकू का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब उसका मुलाकात अपर मून 1 कोकोशिबु से हो जाता है। पहले ही मुलाकात में वो हार मान लेता है, तो कोकोशिबु से कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आता, जबकि तुम्हारे सामने एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट खड़ा हो और तुम उसे लड़ने के बजाय हार मान लिया। लेकिन काइगाकू उसे भीख मांगने लगता है और वो बताता है कि वो सबसे पावरफुल बनना चाहता है। तो कोकोशिबु से ऑफर करता है कि वो डीमन बन जाए। तो काइगाकू कोकोशिबु के दिए हुए डीमन ब्लड पी लेता है। खैर, दोनों ही आपस में थंडर ब्रीथिंग से लड़ रहे थे। ज़ेनिट्सु अपने मास्टर के बारे में सोचकर बहुत ही पागल हो जाता है। तो अब दिस इज वॉट ही गिव बैक। ज़ेनिट्सु खुद ही थंडर ब्रीथिंग का 7th फॉर्म क्रिएट किया था, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। फाइनली ज़ेनिट्सु अपने मास्टर का बदला ले लेता है। इसके बाद कुछ इमोशनल फ्लैशबैक्स भी दिखाते हैं, लेकिन इस हंगामे में अकाज़ा एंटर होता है जहां तांजिरो और गियो थे।
よく生きていたものだ、お前のような弱者が。 अकाज़ा बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं मुज़न एक अजीब सा शेप में एवॉल्व होने लगता है। साथ ही वो तामायो को अपने अंदर खींच रहा था। तामायो मदद मांगने लगती है। इसके बाद हमें नेजुको को दिखाते हैं। मास्टर साकोंजी नेजुको का ख्याल रख रहे थे। तामायो ने दिए हुए एंटीडोट को नेजुको को दे दिया था। फॉर वॉट टू पॉसिबल फॉर नेजुको टू गो बैक टू बीइंग ह्यूमन, और इसका असर भी होने लगता है। साकोंजी बोलते हैं कि अगर नेजुको पहले की तरह एक ह्यूमन बन जाए तो मुज़न का सारे ड्रीम्स टूट जाएगा। सो लेट्स कम टू द फाइट। तांजीरो अकाज़ा का एक हाथ काट देता है और चेहरे में भी एक स्लैश पड़ जाता है, जिसे देखकर ग्यो और अकाज़ा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ग्यो सोचने लगता है कि तांजीरो का अटैक्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, जबकि अब वो अकेले ही एक अपर मून को मार सकता है। वहीं अकाज़ा फ्लेम हाशिरा रेनगोकू का बात एक्सेप्ट कर लेता है, जब उसने कहा था कि तांजीरो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है। अकाज़ा पूरी ताकत से लड़ना शुरू करता है, तो ग्यो भी इस बैटल में एंटर हो जाता है और तांजीरो को अकाज़ा का अटैक से बचा लेता है। अकाज़ा बोलता है कि वो खुश है कि उस रात रेनगोकू मर गया, क्योंकि उसके जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट आज तक कोई नहीं। ग्यो को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, जिसे उसका कर्स मार्क भी एक्टिवेट हो जाता है। ग्यो अपने वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म से हमला करने लगता है, लेकिन अकाज़ा इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था जिसे ग्यो का सारा अटैक्स पैटर्न को देख पाता था। अब अकाज़ा पूरी ताकत से ग्यो को मारने लगता है, जैसे रेनगोकू को मारा था। बट दिस टाइम विल इट नॉट हैपन अगेन द सेम थिंग, क्योंकि तांजीरो अकाज़ा ग्यो को मारने से पहले ही उसका हाथ विदिन ए सेकेंड काट देता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। तांजीरो अब पूरी तरह से पागल हो जाता है, लेकिन अकाज़ा ग्यो को मार के दूर फेंक देता है। अकाज़ा ग्यो से बोलता कि वो भी रेनगोकू जैसा मत मरे, वो चाहे तो डीमन बन सकता है। ग्यो को ये देखकर हैरान था कि अकाज़ा ने नोटिस ही नहीं किया कि तांजीरो उसके पीछे खड़ा है। ग्यो सोचने लगता है तांजीरो उसका सर काट दे, यही आखिरी मौका है। बट गाइस तांजीरो चिल्लाकर अकाज़ा को बुलाता है और वो कहता है कि वो उसका सर काट देगा, तो अकाज़ा उस पर हमला करने लगता है। ग्यो को ये पागलपन लग रहा था एंड नाउ दोनों ये स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने तैयार हो जाते हैं। फाइनली तांजीरो अकाज़ा का सर काट देता है। अकाज़ा का खास टेक्निक मार्शल आर्ट्स का स्पिरिट अटैक था, लेकिन तांजीरो एक सर्टेन टाइम के लिए अपना स्पिरिट डिसअपियर करके उसे हरा दिया। इन अदर वर्ड्स तांजीरो सरपास अकाज़ा इन मार्शल आर्ट्स। खैर इतना होने के बाद भी अकाज़ा अपने सर को अपने शरीर में फिक्स करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ग्यो समा अपने स्वॉर्ड को फेंककर उसका सर को दूर फेंक देता है। लेकिन बिना सर के अकाज़ा का शरीर मूव होने लगता है। तांजीरो अपने पावर लिमिट पहुंच गया था, जिसे वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो अकाज़ा उसे मारने आगे बढ़ता है। ग्यो ये देखकर हैरान हो जाता है, बट फिर भी वो अकाज़ा से कहता है अगर तुम तांजीरो को मारना चाहते हो तो पहला तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन तभी एक लड़की की आत्मा अकाज़ा को रोक लेती है। इसके बाद हमें अकाज़ा के पास्ट लाइफ दिखाते हैं कि किस तरह उसके डैड, मास्टर और उसके होने वाली वाइफ को मार दिया गया। तो अकाज़ा सबसे स्ट्रांग बनकर उन सबको मारना चाहता था जिन्होंने भी उसके फैमिली को मारा है। इसी सिचुएशन में मुज़न उसे खुद मिलने आता है और उसे एक डीमन बना देता है। इसके बाद अकाज़ा वही करता है जो वो करना चाहता था। तांजीरो को होश आ गया था, तो वो देखता है कि अकाज़ा स्टिल मूव कर रहा था, तो वो अपना स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में स्ट्रेंथ ही नहीं था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड स्लिप हो जाती है। अकाज़ा को रोकना होगा वरना वो रीजनरेट हो जाएगा। तो तांजीरो अपने हाथों से उसे मुक्का मारता है, तो अकाज़ा को अपना मास्टर याद आते हैं। नौ अकाज़ा अब डिस्ट्रक्शन फॉर्म एक्टिवेट करने वाला था, जो रेनगोकू के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ग्यो चिल्लाता है कि तांजीरो मेरा फिक्र मत कर, लेकिन तांजीरो आड़े में आ जाता है, जिसे अकाज़ा के अटैक्स उन दोनों की हिट करता है। इसके बाद अकाज़ा अपने मास्टर को याद करवाने के लिए तांजीरो को थैंक्स कहकर वो अटैक अपने आप पर ही ले लेता है। इट्स सो इमोशनल बिकॉज अकाज़ा के बॉडी अपने आप ही रीजनरेट हो रहा था, लेकिन अकाज़ा बोलता है कि प्लीज़ रीजनरेट होना बंद करो, मैं इस लड़ाई में हार चुका हूँ, तो मैं अब कम्प्लीटली मरना चाहता हूँ। अकाज़ा को अपना डैड दिखते हैं, जो कि वह बहुत ही खुश थे। इवन अकाज़ा के मास्टर उसे हेट नहीं करते, वो सभी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी मुज़न उसे कहता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना नहीं चाहते, क्या तुम यही मरना चाहते हो, जिसे अकाज़ा फिर से एक सेकेंड ईविल बन जाता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अकाज़ा रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है,
कि जब उसकी ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमें अब तक याद रखे हो, और वो बहुत ही खुशी से कहती है कि वेलकम बैक माय हस्बैंड। ना इसी के साथ अकाज़ा की बॉडी पूरी तरीके से मिट जाता है। तांजीरो और गियो काफ़ी देर लड़ने की वजह से बेहोश होकर पड़ जाते हैं। कासुगाई क्रोस एक खबर सबको बताते हैं। इवन अकाज़ा का प्रेजेंस गायब होने का कोकोशिबु और डोमा को भी पता चल जाता है। डोमा अकाज़ा को खोने का एक्टिंग करता है। तभी कनाओ बोलते कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। वो उसे बहुत ही बेइज्जती करने लगती है, जिसे सुनकर डोमा सीरियस हो जाता है। और तो और वो बोलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है, तो तुम्हें जल्द मरना होगा। वो अपना आइस ब्लिंक करने से पहले ही डोमा उस पर हमला करने लगता है, लेकिन कनाओ उसके अटैक्स को डॉच करते हुए इसके शरीर को चीर देती है, जिसके पावर्स को देखकर डोमा एक्नॉलेज करता है कि कनाओ शिनोब से ज्यादा ताकतवर है। वहीं कनाओ डोमा के प्रेजेंस ऑफ प्रेशर से ही कांपने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो उस पर अपना ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म से वार करने लगती है। तो डोमा भी अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर लेता है। कनाओ का खास एबिलिटी स्पेशलाइज है, जिसे अपना ओपोनेंट्स के अटैक्स को परफेक्टली देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि उनका अगला अटैक्स क्या होगा। दोनों ही पागलों की तरह लड़ रहे थे। डोमा अब व्हाइट ब्लिजार्ड प्रिंस को समन कर लेता है, जिसे वहां सारा जगह बर्फ स्प्रेड होने लगता है। कनाओ को काफी दिक्कत हो रही थी लड़ने में, पर तभी वो नोटिस करती है कि इसका स्वॉर्ड गायब है, विच मीन्स डोमा हैव टेक इट। डोमा अब एक ह्यूज मैसिव अटैक करता है। कनाओ को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। Guess what happened next? डोमा वर्सेस इनोसुके बैटल स्टार्ट होता है। वो एंटर होती है, इस पर पागलों की तरह वार करता है। वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा तू ही है अपर मुंटू, जिसे देखकर वो और भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि डोमा को मार के वो और भी फेमस हो। इनोसुके कनाओ से शिनोबु का हाल पूछता है। कनाओ बताते कि वो मर चुकी है, जिस बात पर डोमा बताता है कि हाँ मैंने ही उसे खाया है। इनोसुके को शिनोबु का साथ गुजारे हुए मेमोरीज याद आते हैं। इसके बाद क्या, वो बहुत ही पागल हो जाता है। डोमा के अटैक्स से अपने आप को डिफेंड कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि वो कनाओ का स्वॉर्ड वापस उठा लेता है, जिसके फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को देखकर डोमा ही हैरान था, तो वो खुद ही उस पर वार करने आता है। एट दिस पॉइंट इनोसुके उसका इक्वल फाइट कर रहा था। वो फलक झपकते ही डोमा की आंखें चीर देता है, साथ ही वो अपने बॉडी के जॉइंट्स को रिलोकेट कर लेता है। डोमा पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बॉडी पार्ट्स को रिलोकेट करते हुए दर्द नहीं हुआ, तो वो उसे इंटरेस्टिंग लगता है। इनोसुके बताता है कि वो जंगल में बड़ा हुआ है, जिसे उसके शरीर में पॉइजन का थ्रू कोई असर नहीं होगा। बट गाइस सडनली इनोसुके का मास्क गायब था। अगेन ही डिड द सेम थिंग। डोमा उसका मास्क का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस आंखें को जानता हूँ। वो पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। इनोसुके बोलता है कि मैं पहली बार तुम्हारा इस चेहरा को देख रहा हूँ। तभी डोमा को याद आने लगता है, जब वो एक ह्यूमन था तो उसके पास एक औरत आई थी, जो कि वो काफ़ी यंग थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था। उसका हस्बैंड और मदर इन लॉ रोज़ाना उसे टॉर्चर करते रहे, तो वो बहुत ही ज़ख्मी हो गई थी और ना ही उसके कोई रिश्ते थे। उसके सेफ्टी के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो डोमा उसे अपने साथ रहने के लिए मान लिया था। इनोसुके और उसकी माँ की शक्ल बिल्कुल सेम है। इनोसुके ये बात नहीं मानता। वो बताता है कि उसकी कोई माँ नहीं है, वो तो बस बोर में बड़ा हुआ है। डोमा बताता है कि तुम एक इंसान हो, तो तुम्हें भी एक इंसान ही जन्म दिया है। आगे डोमा बताता है कि उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत और गाना भी गाती थी। वो पिंकी प्रॉमिस के लफ्ज़ इस्तेमाल करके तुझे सुनाया करती थी। तभी इनोसुके को ये सब याद आने लगता है अपने माँ के बारे में। मोरेवर डोमा बताता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल गया था कि किस तरह वो अपने वॉरशिपर्स को खा जाता है। वो अब उसकी कोई बात सुनने तैयार नहीं थी।
तो अब वो टेम्पल से भागने लगती है। जब अंधेरी रात था, इनोसकी की माँ अपने बच्चे से माफ़ी मांगती है कि वो कितना बेवकूफ़ी डिसीजन लिए थे। वो भागते भागते पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। वहां भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, तो वो रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन डोमा उसे मार देता है। डोमा एक्सट्रीमली एक साइको था जिसने मासूम बच्चे पर बिना रहम करे समंदर में फेंक देता है। इनोसकी सब सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि किस तरह उसके माँ मारे गए। नाउ इनोसकी अब एक्सट्रीमली पागल हो जाता है। अब तक वो बस फन के लिए लड़ रहा था, नाउ पहली बार वो अपना माँ के बदला के लिए लड़ेगा। द फाइट विल गोइंग वेरी टफ। तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन अचानक डोमा वहां से भागने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने क्रिस्टल क्लोन समन कर लेता है जो बहुत ही डेंजरस है। उससे लड़ना उन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इनोसकी जख्मी हो जाता है। डोमा बाहर जाने ही वाला था, बट सडनली उसका शरीर पिघलने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें शिनोबु अपना प्लान अपने सिस्टर से शेयर करती है। जब वो अपर मून 2 से मिलेंगे जो उसके बहन के कातिल हैं, तो शिनोबु कहती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेगी। कनाओ ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसके इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग डोमा औरतों को खाना पसंद करता है जिसके बॉडी एक्सेलेंट कंडीशन में हो। तो शिनोबु बताते हैं कि वो इस काम के लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि आपको याद ही होगा मास्टर उबयाशिकी तमायो को इन्वाइट किया था अपना मेंशन में। वो इसीलिए था कि वो शिनोबु के साथ मिलकर एक ऐसा पॉइजन क्रिएट करे जिसे अपर मून डीमंस को डिफीट कर सके। आल्सो तमायो पहले मुजंग के साथ रहा करती थी, तो श्योरली उसे अपर मून्स की वीकनेस पता होगा। खैर डोमा हिल नहीं पा रहा था, जिसे उसका क्लोन भी वीक होने लगता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर इनोसकी उसे तोड़ देता है और वो दोनों पहचान लेते कि वो पॉइजन का असर हो रहा है। नाउ अब दोनों उसका सर काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डोमा एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू समन कर लेता है जो कि वो धमाका मचाने लगता है। इसके बाद हमें कनाओ और शिनोबु का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें शिनोबु कहते कि कनाओ, अगर तुम इस पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल किया तो तुम हमेशा के लिए ब्लाइंड बन सकती हो, तो तुम अपने आप को इतना नुकसान मत पहुंचाओ। कनाओ कहते कि आप मुझसे क्यों कह रहे हैं, जबकि आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, तो आप मेरा चिंता क्यों कर रहे हैं। कनाओ को शिनोबु का मौत सहारा नहीं जाता, तो अपना फाइनल फॉर्म लिली आइस टेक्निक एक्टिवेट करने लगती है। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने से सारे विजुअल्स बहुत ही क्लियरली और स्लो मोशन में दिखता है। तो कनाओ बिजली की रफ्तारी से डोमा की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो अपना स्वॉर्ड से उसका सर काटने ही वाली थी, लेकिन डोमा के अटैक्स उसे हिट करने लगता है जिसे वो स्लोली फ्रीज होने लगती है। तो हमारा इनोसकी अपना स्वॉर्ड कनाओ का स्वॉर्ड पर थ्रो करता है। इनोसकी अपना स्वॉर्ड थ्रो करने की वजह से उन दोनों की तलवारें डोमा को सर को चीर देता है। नाउ फाइनली अपर मून 2 पूरी तरह से मर जाता है। शिनोबु आफ्टर लाइफ में डोमा की मौत को देखकर काफी खुश हो जाती है। इनोसकी अपने माँ के बारे में सोचकर आंसू बहाने लगता है। कनाओ अपने ड्रीम्स में 2 बहनों से मिल पाते हैं, जो कि अब वो तीनों काफ़ी खुश थे। इसके बाद इनोसकी और कनाओ डोमा को हराने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। वहीं तांजीरो को होश आ जाता है। जब वो उठकर देखता है तो गियो अपना स्वॉर्ड को तेज कर रहा था और वो बताता है कि तुम्हारे खून नहीं रुक रहा था, तो मैंने फायर के थ्रू कुछ प्रेशर्स तुम्हारे हाथों के हिस्सों में डाला है जिससे तुम्हें अब दर्द कम हो जाएगा। तांजीरो बताता है कि वो पहले से अब थोड़ा ठीक है। गियो बोलता है कि अभी शुरुआत है, हमारा मेन टारगेट मुजान है, उसे किसी भी हालात पर हराना होगा। तभी कागुया क्रॉस उन्हें बताते हैं कि शिनोबु, कनाओ और इनोसकी मिलकर अपर मून 2 डोमा को मार दिया है, जिसे सुनकर तांजीरो खुश हो जाता है। इसके बाद हम मित्सुरी ओबानाई वर्सेस नाकिमे बैटल में एंटर होते हैं। मित्सुरी ओबानाई से कहते हैं कि वो अपर मून 4 है। ओबानाई पहचान लेता है कि नाकिमे अपर मून 4 के पोजीशन में आ गई है। मित्सुरी अब बिना सोचे समझे उस पर हमला करने लगती है, लेकिन नाकिमे जिसे नीचे गिरने लगती है। ओबानाई उसे बचा लेता है और वो मित्सुरी से कहता है कि वो थोड़ा दिमाग से काम लिया करे, जिसे सुनकर मित्सुरी को शर्म आ जाती है। नाकिमे अब उन दोनों को अलग करने के लिए कोशिश करती है। नाउ अब इन तीनों के अंदर बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन नाकिमे बार बार जिसे मित्सुरी और ओबानाई तंग हो जाते हैं। वहीं गियोमे और मियोचिरो मुजान के करीब थे, लेकिन तभी नाकिमे मियोचिरो को कई और जगह टेलीपोर्ट कर देती है और वो जगह
कोकोशिबो का प्रेजेंस ऑफ प्रेशर से ही म्यूचिरो का हाथ पहली बार कांपने लगता है। कोकोशिबो सी थ्रू वर्ल्ड के जरिए म्यूचिरो का कंप्लीट बॉडी और स्ट्रेंथ देख लेता है। कोकोशिबो उसका नाम पूछने लगता है। म्यूचिरो भी अपना नाम बताता है, तोकितो म्यूचिरो, जिसे सुनकर कोकोशिबो पहचान लेता है कि सुगुको ने नाम रिमूव कर दिया है। म्यूचिरो पूछता है कि वो कौन है, जिस पर कोकोशिबो बताता है कि जब मैं इंसान था तब मेरा नाम सुगुको नी मिचिकात्सु था और तुम मेरे ब्लड लाइन के हो। जिसे सुनकर म्यूचिरो शॉक हो जाता है। इतना ही नहीं, वो अपने इमोशंस को डिसअपियर करके काम रहता है, जिसके मेंटल स्ट्रेंथ और कामनेस को देखकर कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो इतना खतरनाक हालात में भी काम है। खैर, म्यूचिरो बहुत ही तेज़ी से कोकोशिबो पर वार करता है। उसके सारे अटैक्स कोकोशिबो को थोड़ा सा भी हिट नहीं करता, क्योंकि मून ब्रीथिंग इज फार सुपीरियर पावर कंपेयर टू मिस्ट ब्रीथिंग एंड आल्सो उसके पास कई सालों की एक्सपीरियंस है। खैर, कोकोशिबो म्यूचिरो का हिम्मत को देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि 14 साल का लड़का उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा है। और कोकोशिबो कहता है कि मैं अपना ब्लड लाइन से यही एक्सपेक्ट करता था। म्यूचिरो गुस्से से कहता है कि तुम्हारे जनरेशन में 1000 साल गुजर चुके हैं, तो अब मेरा शरीर में तुम्हारा ब्लड एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं बचा। और वो अपना कर्स मार्क एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर 2 गुना बढ़ जाता है। जिसकी पावर्स को देखकर कोकोशिबो डिक्लेयर करता है कि म्यूचिरो, मिस्ट ब्रीथिंग में तुम्हारी तरह यूजर को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये कहते ही वो उसका एक हाथ चीर देता है, क्योंकि वो उसका रेस्पेक्ट करता है। इसके बाद वो अपना स्वॉर्ड वापस रख लेता है। म्यूचिरो अपना हाथ कटने के बाद भी वो उस पर अगला वार करता है, जिसका हिम्मत को देखकर कोकोशिबो काफ़ी हैरान था और वो उसी का स्वॉर्ड से उसे एक बिल्डिंग में बंद कर देता है। और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक डीमन बन जाओ, तो तुम हमारे मास्टर मुजान को हेल्पफुल रहोगे। अगर तुम डीमन बन जाओ तो तुम्हारा हाथ फिर से आ जाएगा। वहाँ गेनिया भी था, जो कि वो चुपके से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन कोकोशिबो अचानक गोस्टी की तरह उसका पीछे खड़ा होता है और उसका हाथ और शरीर चीर देता है। कोकोशिबो पहचान लेता है कि गेनिया डीमंस को खाया है, जिसे वो मारा नहीं था। तो कोकोशिबो उसे अब पूरी तरह ख़त्म करने वाला था, लेकिन तभी सेना में आकर उसे बचा लेता है द सेवियर।おいおい、なんだか面白いことになってるな。कोकोशिबो पहचान लेता है कि ये विंड हाशिरा है। सेनामी गुस्से से कहता है कि हाँ, तूने सही कहा और तुम अब मेरे हाथों मरने वाला है, कमीने। गेनिया अपने भाई को देखकर हैरान था और वो उससे माफ़ी मांगता है। कोकोशिबो समझ जाता है कि वो दोनों भाई हैं। सेनामी अपने भाई के हालात को देखकर पागल हो जाता है। तो अब सेनामी कोकोशिबो पर भारी पड़ने लगता है, जिसे कोकोशिबो पहली बार अपना स्वॉर्ड उठाने लगता है। एंड नाउ द ट्रू बैटल हैज बीन स्टार्टेड। वो दोनों आपस में पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। सेनामी का फिजिकल पावर्स और अटैकिंग एबिलिटीज़ को देखकर कोकोशिबो काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो इतना देर तक वो उसके सामने रुक रहा है। हालांकि उसका एक अटैक भी कोकोशिबो पर हिट नहीं किया, बट ही हैव करेज। सेनामी हर तरीका अपना लेता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके स्लो हो रहा था। कोकोशिबो अब 6th फॉर्म इस्तेमाल करने लगता है, जिससे सेनामी बहुत ही जख्मी हो जाता है। जिस पर कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी मूव करोगे तो तुम्हारा ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन सेनामी इसे सीरियस ही नहीं लेता, क्योंकि द ओनली रीजन इज हिज ब्लड। सेनामी का ब्लड एक रेयर टाइप ब्लड है, यानी अगर कोई भी डीमन उसका ब्लड को स्मेल करता है तो उनके मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाती है। ये बात सेनामी को तब पता चलती है जब उसकी माँ एक डीमन बनकर उन पर हमला करने आती है। तो सेनामी अपने भाई को बचाने के लिए उसकी माँ को मार देता है। तब उसे पता चलता है कि ये सब उसकी ब्लड की खासियत है। इवन दो वो एक डीमन को सूरज आने तक उसे कस के पकड़ा था, जिसे वो सूरज में जल के राख हो जाता है। तभी सेनामी को एक डीमन स्लेयर मिलता है, जो कि वो भी उसी डीमन को ढूंढ रहा था। सेनामी और मसाचिका अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन टेस्ट के दौरान डीमंस मसाचिका को मार देते हैं, जिसे सिर्फ सेनामी ही उस टेस्ट में पास हुआ था और एक हाशिरा बना था। अब सेनामी पूरी ताकत से उस पर स्वॉर्ड चलाता है, लेकिन कोकोशिबो उस हमले को रोक लेता है। वंस अगेन हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। सेनामी पहली मुलाकात में सबसे बदतमीजी से बात करने लगता है, इवन उबयाशिकी से। बाकी हाशिरास उसे घूरने लगते हैं, पर गियोमे तो उसे धमकी ही देता है कि वो तमीज़ से बात करें। उबयाशिकी उसके बातों को सीरियस नहीं लेते।
सेनामी कहता है कि तुम सिर्फ ऑर्डर्स देते हो, अगर तुम्हें लोगों की इतनी चिंता है तो तुम भी डीमन से लड़ो ना। ओबुयाशिकी कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने कई बार स्वॉर्ड चलाने की कोशिश की तुम्हारी ही तरह, लेकिन मेरी कमज़ोरी मुझे रोक रही है जिसे मैं नहीं लड़ सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मानो, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम एक हाशिरा होने के नाते लोगों की रक्षा करो और उनके लिए लड़ो। इवन वो मासाचिका के बारे में बात करते हैं। ओबुयाशिकी उन सब को जानते हैं जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में हैं, हालांकि वो मर भी गए हो, उन सब से वो मोहब्बत करते हैं। इसके बाद वो सेनामी को एक लेटर देते हैं जो कि वो मासाचिका उसके लिए छोड़कर गया था। उसमें लिखा था कि सेनामी, हमारा आने वाला कल अच्छा रहे तो तुम उसके लिए कोशिश करना और तुम अपने भाई का ख्याल रखना। जिसे सुनकर सेनामी इमोशनल हो जाता है। कोकोशिबा उसका सर काटने ही वाला था, लेकिन सेनामी अपना भाई का गन इस्तेमाल करके उस हमले को रोक लेता है और उस पर फायर करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अटैक भी उस पर हिट नहीं करता। एंड नाउ कोकोशिबा बहुत ही सीरियस हो जाता है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ग्योमे एंटर होता है इस खतरनाक बैटल में। कोकोशिबा उसके प्रेजेंस से ही पहचान लेता है कि वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन हाशिरा है। ग्योमे उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इन्फिनिटी कैसल का बस सिर्फ 15 चैप्टर्स बाकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अभी मत समझना कि लड़ाई ख़त्म हो गई है, ये अभी पहला चैप्टर था।